मुबश्शिर लुकमान है। और इस वक्त पाकिस्तान में जितनी खबरें आ रही हैं वो सुप्रीम कोर्ट की तरफ से आ रही हैं। सारी नजरें जो है सुप्रीम कोर्ट के ऊपर है, चाहे वो प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर बिल के ऊपर हो, बहस हो, और जिसके ऊपर आज सुप्रीम कोर्ट ने 3 हफ्ते के लिए अपनी समाअत जो है उसको मुलतवी कर दिया। और उसके बाद छुट्टियों का टाइम शुरू हो जाएगा, तो मेरा ख्याल है अब नए चीफ जस्टिस जो है आने के बाद वही इसके ऊपर करेंगे। लेकिन वो जो 14 मई के इलेक्शंस हैं उसका अभी तक तय नहीं हुआ कि सुप्रीम कोर्ट उसके बारे में क्या कह रही है, क्या नहीं कह रही। जो कई रेफरेंसेस आए हुए हैं उनके जजेस के खिलाफ, जिनमें खासतौर पर जस्टिस ज़ाहिर अली अकबर नकवी साहब के खिलाफ है, उनका नहीं पता चल रहा कि वो क्यों नहीं एंटरटेन हो रहे और कब सुना जाएगा। और लगता यह है कि अब सारा कुछ जो है इस वक्त ऑन होल्ड है और पूरा मुल्क जो है उसका पहिया जाम हुआ है और सारे सुप्रीम कोर्ट की जानिब देख रहे। इमरान खान ने दूसरी तरफ अपनी रैलीज का, अपने जलसों का, सारी चीजों का ऐलान कर दिया। जो टिकट होल्डर्स हैं उनको पाबंद कर दिया है कि जहां जहां इमरान खान आए वहां पे बहुत बड़ा बड़ा मजमा होना चाहिए, वरना टिकट कैंसिल भी हो सकता है। फिर इमरान खान ने परसों एक अजीब हरकत की, उन्होंने उठकर एक नाम लगा दिया जनाब अरशद शरीफ साहब, मुझे उनकी शहादत का भी उन्होंने इल्जाम लगा दिया और इसी तरह उन्होंने और भी इल्जाम लगाए। लेकिन क्या इस मुल्क में कोई कानून है कि जिसके तहत सरजमिश हो, पासपोर्ट हो? तो मुझे तो अभी तक नजर नहीं आ रहा। वो तमाम कवानीन और लोगों के लिए हैं, लगता है इमरान खान खुद से मुकर्रा है। लेकिन एक बड़ी खौफनाक डेवलपमेंट जो हो रही है कि इमरान खान जो है उनकी पार्टी की तरफ से जो कैंपेन करवाई जा रही है, चाहे बच्चों को इस्तेमाल करके, चाहे बूढ़े को या किसी और को, कि नाउजुबिल्ला सीधा उनको ले जाकर उनका कंपैरिजन ऐसी ऐसी हस्तियों से कराया जा रहा है कि जिनके हम जानवरों के भी खाक के बराबर नहीं है, पैरों की खाक, बजाय इसका कि हम किसी भी ऐसी हस्ती का बगैर वजू की हालत में हम भी ले, वो भी जायज नहीं। बहरहाल बहुत कुछ हो रहा है इस वक्त मुल्क में और कुछ भी नहीं, क्योंकि सब कुछ स्टैंड। लेकिन इस पे तजिया करने के लिए, नजर डालने के लिए 3 बहुत अहम लोग हैं मेरे पास। समारुल्लाह कंडरानी साहब हैं, साबिक सदर सुप्रीम कोर्ट बार के। मेरे साथ बैरिस्टर गौहर खान साहब हैं, माहिर कानून है, और मेरे साथ हमारे सीनियर है सजाद मीर साहब। सजाद मीर साहब हमारा का ताल्लुक उन सीनियर में से है कि जिनसे मैं अपने थ्रू आउट द करियर, आज की बात नहीं मैं कर रहा, मैंने बड़ी रहनुमाई हमेशा हासिल की है और ये मुझे गाइड भी करते रहे, समझाते भी रहे। आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया। लेकिन मीर साहब, सबसे पहले आपसे शुरू होते, वो क्या रहा है सुप्रीम कोर्ट में? ये सारे जो केसेस वहां जाके अब एक गर्दिश का शिकार हो गए। देखिए, मैं एक बात कहना चाहता हूँ, आसानी के लिए जो हमारे कानूनदान भी हैं, आज भी मौजूद होंगे आपके साथ, वो भी बटे हुए हैं। ऐसे लगता है कि हमारी अदालतें भी, हमारा नजर भी, हमारा कानून भी पार्टीजन हो गया है। हर आदमी की अपनी पार्टी और अपनी पार्टी की आवाज़ होता है। अमेरिका में जब डेमोक्रेट होता है या रिपब्लिकन होता है, कभी उसकी आवाज़ वो होती है, कभी वो होती है। लेकिन इसका मतलब ये है कि वो हमें ये ना सिखाएं कि इंसाफ ये है और इसी को आप इंसाफ मानें। मैं अक्सर कहा करता हूँ कि तारीख के फैसले जो हैं, अदालतों के फैसलों के पाबंद नहीं हुआ करते। इस वक्त हमारी अदालत ने अपने आप को बड़ी मुश्किल सूरत हाल में फंसा दिया। अब हम कुछ कहें कि इसका ये मौक़िफ़ दुरुस्त है, वो मौक़िफ़ दुरुस्त है, या ये गलत है, वो गलत है, लेकिन सूरत हाल ये है कि एक पूरी बरादरी कानूनदानों की भी और खुद जजों की अंदर, उनके अंदर डिवाइड है, ऐसी डिवाइड जो कभी देखने भी नहीं आई। देखिए, गरीब बात है ना कि कल रैली निकल रही है और अगले दिन जो है वो जस्टिस कार्निलिस कॉन्फ्रेंस से खिताब कर रहे हैं और उसमें कह रहे हैं अभी मुकदमा बाकी है, और आप हमायत कर रहे हैं तो सुप्रीम कोर्ट की कर रहे हैं, किसी शख्स की नहीं कर रहे। और किसी ने बड़ा फिक्रा अच्छा कैसा कि जस्टिस कार्निलिस कॉन्फ्रेंस नहीं, इन्हें तो जस्टिस मुनीर कॉन्फ्रेंस में खिताब करना चाहिए था। लेकिन इस तरह बट गए हैं, इस तरह आपकी जो इज्जत और वकार है कि पार्लियामेंट आके सामने खड़ी हो गई है। अच्छा, कानूनी तौर पर क्या फैसला है, वो नहीं कर सकती हो, वो कर सकता है कि नहीं कर सकता, ऐसी तैसी कर दी हमने अपने निज़ाम की। हमने निज़ाम अदल ही की नहीं, अपने पूरे पोलिटिकल निज़ाम की भी ऐसी तैसी करी। पाकिस्तान मुश्किलात में फंसा हुआ है। इकनॉमिक मसाइल आज आपके सामने है कि IMF ने फिर एक डंडी दिखा दी है कि आपने एग्जीक्यूटिव काउंसिल का इजलास बुला लिया, उसे पाकिस्तान एजेंडे पर ही नहीं है। और बहुत से मसाइल, अफगान वजीर खारजा पाकिस्तान में बैठे हुए थे 2 दिन पहले। सारी सूरत हाल है, चीन के वजीर खारजा भी कहते हैं पहली बार, लोगों के ख्याल में 71 के बाद पहली बार चीन ने किसी कोई ऐसी बात की है जिसका मतलब है कि हमें समझाना कि अपने सियासी मसाइल को हल करें। ये सूरत हाल पैदा हो चुकी है मुल्क के अंदर।
और ऐसी सूरत हाल में अदलिया जो है वो डिवाइडेड है, कोई शक नहीं है। आप अगर कहते हैं कि हमारे साथ 8 जज हैं तो मिला लीजिए, 15 कर लीजिए, और 7 का फैसला आपके अगेंस्ट आएगा और 8 का अगर हक में आ जाए आप जीत जाएंगे। लेकिन क्या कोई मानेगा कि ये जो फैसले हैं ये सुप्रीम कोर्ट के फैसले हैं? तो मैं तो एक बिल्कुल हमारी एक वो मैंने एक हमारी रीमा उमर क्या नाम है उसका, उसने कमाल कर दिया, 2 उसके मैंने सुने, कमाल कर दिया। एक तो बना दिया कि ये बेंच जो है पिछले 4 साल 6 साल से ये जजों की कंटिन्यूटी जो है ये फैसले करते आई, ये उनका बायस है। और दूसरे उन्होंने कहा कि इस अदालत ने क्या किया, 10 फैसले वो गिनवा दिए एक अपनी दूसरी ब्रीफ में। तो बात ये है कि लोग तो अब खुल के बात करने लग गए। तो मसला ये नहीं है कि कौन सच्चा है कौन झूठा है, मसला ये है कि आपको इस वक्त अपनी अदारे का वकार भी रखना है, और आपको ये अगर आप टकरा जाएंगे, सींग फंसा लिया आपने पार्लियामेंट के साथ, क्या होगा? दोनों की ऐसी तैसी अगर हो जाएगी तो मुल्क में कौन आएगा, कौन हुकूमत करेगा? हम लोग गरीब आवाम की ऐसी तैसी हो गई है, मरे जा रहे हैं भूख के मारे उनके। IMF आपको डंडी दिखा रहा है, आपके पास अपनी मैशत को चलाने के लिए कोई रास्ता दिखाई नहीं देता। इलेक्शन करा लें, जो भी आ जाएगा 2 महीने 4 महीने भी नहीं चला पाएगा। ये सारी सूरत हाल है। हमें अगर एक कौम की हैसियत से इस पर गौर करना चाहिए और सोचना चाहिए, और उन अदारों को जो जिम्मेदार है, जिनमें अदलिया भी शामिल है और यकीनन इस्टेब्लिशमेंट कहते हैं जिसे हम फौज, वो भी शामिल है, उनको बहुत एहतियात के साथ आगे बढ़ने की जरूरत है। फौज तो कह चुकी है कि हम गैर जानदार हो गए, हम गैर जान रहने नहीं दे रहे, रोज उनमें से किसी का नाम ले लेते हैं कि वो डर्टी हैरी जो है वो शामिल है, फलां है, वो मुझे कत्ल करना चाहते हैं, ये करना चाहते हैं। ऐसी सूरत में मामला जो है बड़ा नाजुक हो गया है और सोचना पड़ेगा। और जो पार्लियामेंट में जबान इस्तेमाल की जा रही है वो भी कम नहीं, वो भी कोई आसमान पे चढ़े हुए हैं वो भी। तो मेरे ख्याल में मुबश्शिर लकमान साहब, आपको अंदाजा हो गया होगा कि इस वक्त मुल्क में हम कहाँ पहुंच चुके हैं और कहाँ पहुंच सकते हैं। करनानी साहब, अब सुप्रीम कोर्ट इस्लाहात का जो बिल है वो 3 हफ्ते के लिए उसकी समाअत मौखर हो, अब उसके बाद छुट्टियां वगैरह शुरू हो जाएंगी। तो क्या ये अब आने वाले चीफ जस्टिस करेंगे इसकी समाअत जो है? तो अभी इतने दिन में क्या होगा? पार्लियामेंट क्या करे? पार्लियामेंट अब तंगी रहे इसके ऊपर। सर, अब गौर साहब बैठे हैं, वकील हैं, सुप्रीम कोर्ट में प्रैक्टिस करते हैं। आपको शायद अंदाजा नहीं है, सज्जाद अली शाह साहब जब गए थे उम्रे पर, जब उनको पता चला कि यहाँ जज साहबान ने कोई एक मीटिंग बुलाई है और एक कोर्ट लग रही है, वो अपने एहराम के साथ जो है उम्रा करने के बजाय वापस आ गए। हमारे उमरा था बंदयाल साहब ताजुद गुजारे, मगर अभी अपने टेनोर में एक दिन के लिए भी उम्रे के लिए नहीं गए। वो नमाज पढ़ने भी डर डर के जाते होंगे, जुमे का शायद पीछे से कोई मीटिंग ना हो जाए। ये छुट्टियां मुट्टियां नहीं करेंगे, रात को भी अदालतों में बैठेंगे और अब पहरा देंगे अपने अख्तियारात पर। ये कोई न कोई छुट्टी गुजारेगा जज, न कोई छुट्टी पे जाएगा। आप देखना ईद पे भी कोई नहीं गया, सब लाहौर या इस्लामाबाद में घूमते फिरते रहे। तो बदकिस्मती ये पोलराइजेशन हो गई है। बंदयाल साहब ने अदालत को मुतनाज़ा बना दिया है। अब इस तनाज़े का हल जो है मैं तो समझता हूँ पार्लियामेंट के पास है। मेरे नज़दीक मेरा अपना ईमान है, सबसे बड़ा जो माखज़ है हमारा वो कुरान है, इसके बाद सुन्नत है। दुनिया का कोई भी कानून, कोई भी आइन जो है न कुरान से बालातर है न सुन्नत से। हमारी सुन्नत ये है कि यहाँ पर पैगम्बर से भी पूछा जाता है कि आपका असासा जो है आपसे ज़्यादा है तो हमें बताएं कहाँ से है। हज़रत उमर से भी पूछा गया कि आप इसके बारे में बताएंगे, आपका जो है कुर्ता कैसे आपके पास आ गया। तो जब ये सारी चीज़ें मौजूद है, आज जो है जैसे मज़ार अली को बुलाया उसके असास से पूछ रहे तो दुनिया जहाँ में वावेला पड़ा हुआ जो अदलिया से क्यों पूछ रहे? भाई जब तक आप ये गौ माता खत्म नहीं करेंगे, जज हो या जनरल हो, सबको पार्लियामेंट के सामने जवाबदेह नहीं बनेंगे, ये मुल्क आगे नहीं बढ़ेगा। मजदूर का बच्चा तो बिलक बिलक रोता है और एक जज का बेटा जो है लंदन और अमेरिका में पढ़ता है, क्या वो इंसान नहीं है? सब मुल्क के शहरी बराबर नहीं है? आइन लिखा है कि आर्टिकल 4 सबके कानून बराबर है। यहाँ पर क्यों कानून मुख्तलिफ है? क्यों इसका हम तहफ़्फ़ुज़ करते हैं? क्यों मिन करते हैं? मैं तो मिन करने वालों में नहीं हूँ। मैं कहता हूँ सारे पाकिस्तान के शहरी बराबर है, सबको काबिल वाक़िफ़ होना चाहिए। नूर आलम खान हो या पार्लियामेंट हो या कोई भी हो, तो जुडिशरी को बताए, वह उनसे तमाम असासे पूछे, उनके अख्तियारात को भी पूछे कि आप किस अख्तियार के तहत जो है पार्लियामेंट के कानून को सस्पेंड कर सकते हैं। अगर कानून अदालत ने बनाना, पर अदालत पार्लियामेंट को ख़त्म कर दे। मैं समझता हूँ
फिर लग्जरी क्यों है 342 लोग बिठाए हुए और तनख्वाहें ले रहे हैं और उसके बाद कानून नहीं पास कर सकते? अभी नया तनाज़ा शुरू हो गया। एक जज साहब, मुझे पता नहीं वो जज साहब की अहलियत काबिलियत क्या है, उस पर मुझे एतराज नहीं है, जज लगे या न लगे वो इशू नहीं है। इशू है कि पार्लियामेंट की कोई सुपरमेसी नहीं है। पार्लियामानी कमेटी ने एक बंदे को रिजेक्ट किया, सुप्रीम कोर्ट कहता है ये तो हमारा अख्तियार है, आपका क्या अख्तियार है? जब अपॉइंटमेंट भी उन्होंने खुद करने, रिमूवल के लिए जुडिशियल काउंसिल का इजलास नहीं बुलाना है, पार्लियामेंट को उसने कानून साजी को करने नहीं देना है, अपने मामलात का अपने हिसाब किताब रजिस्ट्रार से लेके नहीं देना है, तो सारा चीज नौबिल्ला खुदा और पैगंबर या अदालतें बनी हुई। जजों से तो हम बंदूक के डर से नहीं पूछ सकते, सॉरी जर्नलों से, तो जजों से हम क्यों डरते हैं? कम से कम ये जो बगैर बंदूक के है इसको तो सीधा करें। इसको जब तक सीधा नहीं करेंगे इस मुल्क में कोई तब्दीली नहीं आएगी। अगर इस तरह डर डर के जिंदगी गुजारना है, वो कहते हैं कि गीदड़ के 100 साल की जिंदगी से शेर के एक दिन की जिंदगी जो बेहतर है, तो बेहतर यही है पार्लियामेंट शेर बने या फिर गीदड़ की जिंदगी से बेहतर है पार्लियामेंट खुद अपना एक लिहाज से इज्तिमाई इस्तीफे दे और घर चले जाए, अदलिया को छोड़े, जिस तरह मर्जी करे सबको अदलिया पर छोड़ दे। मैं तो इस बात को बिल्कुल पूरे शरह सदर के साथ कह रहा हूँ। अब चूंकि टेलीफोन है इतनी बातें हो नहीं सकती, साफ शायद पता नहीं आवाज आ रही है नहीं आ रही है। मैं तो कहता हूँ दूध का दूध पानी का पानी होना चाहिए। अदलिया को इसके अंदर इंक्रोचमेंट नहीं करनी चाहिए। ट्रैकोटोमी ऑफ पावर है, हर एक का अपना अपना अख्तियार है। अदालत का काम सिर्फ अपने महदूद अख्तियार साथ है और पार्लियामेंट का काम सबका सुपरविजन करना है। सारे मामलात को इंतजामी हूँ अदालती हूँ, सारा काम पार्लियामेंट का है। पार्लियामेंट ने सारी चीजें हिदायत देनी है इदारों को, चाहे कोई भी इदारा हो। अगर उसके हिदायत के मुताबिक नहीं है तो उसका मुआवजा होना चाहिए। तो जब तक ये मुआवजा नहीं होगा ये तारीखें भी पड़ेंगी, बुलाया भी जाएगा, सबने जाके अमेंडमेंट भी करना है और अदालतों में अपने रिकॉर्ड भी जाके पेश करने हैं। तो फिर इससे अच्छा है अदालत को ही छोड़ दे, पार्लियामेंट पर कुछ ना करे। तो गौर खान साहब, कल पार्लियामेंट में बिल पेश हो रहा है तौहीन पार्लियामेंट का, उसके बाद तो किसी को भी तलब किया जा सकेगा, अब क्या होगा? मुबश्शिर साहब, एक्चुअली बहुत अफसोस की बात है। स्पेशल तो सबसे पहले मैं ये कहूँगा खनरानी साहब हमारे मुहतरम है और हमारे सदर रह चुके हैं सुप्रीम कोर्ट बार के, फिर उसके बाद इस किस्म के तस्करे सुन के बड़ा दुख होता है, क्योंकि अदलिया की आज़ादी के लिए हम सब ने कुर्बानियाँ दी और हमें कुर्बानियाँ देनी चाहिए और अदलिया के साथ होना चाहिए। जजेस के पास अपना फौज और पुलिस नहीं हुआ करती, इन्हीं का सिर्फ एक ऑर्डर होता है जो हम सारे इम्प्लीमेंट करते। जहाँ तक मौजूदा हुकूमत और इनकी कानून साजी का ताल्लुक है, तो ये हुकूमत तो पहले दिन से जब आई है तो अमेंडमेंट करो, वो नेब लॉ में अमेंडमेंट करो ताकि 50 करोड़ से जो कम पैसे केसेस हो वो उनकी वो सुनवाई ना हो सके, वो सारे केसेस ख़त्म हो। अब ये कहते हैं पार्लियामान की तौहीन, तो ये किस किस्म की, कभी ये रिजोल्यूशन पास करवाते सिर्फ और सिर्फ इस बात पे कि पहले दिन से जब से एक्चुअली सुप्रीम कोर्ट असम्बली डिज़ॉल्व हो चुकी हैं और जब से ये बात आई है कि इलेक्शन 90 दिन में कराना आइन का तकाजा है, सुप्रीम कोर्ट की जितने भी जजेस हैं जिन्होंने इवन इख्तिलाफ भी किया, अगर उन जजेस ने इख्तिलाफ किया तो इस पॉइंट पे किया क्या सोमोटो होना चाहिए या नहीं। अब सोमोटो ना भी होता फिर भी कॉन्स्टिट्यूशनल पिटीशन है 2 पढ़ी थी इस्लामाबाद हाई कोर्ट की और पीटीआई की, सुप्रीम कोर्ट ने उसका तो फैसला करना था। किसी भी जज ने ये नहीं कहा कि ये आइन का तकाजा नहीं है कि अगर असम्बली डिसॉल्व हो जाए तो 90 डेज में इलेक्शन हो। अब जब से सुप्रीम कोर्ट ने ऑर्डर दिया है, चाहे वो 1 मार्च का हो, चाहे 4 अप्रैल का हो, चाहे 14 अप्रैल का हो, चाहे 19 अप्रैल का हो, चाहे वो 27 अप्रैल तक की डेट हो, हुकूमत इसमें लगी हुई है। ये 2 का है, 3 का ऑर्डर है, हम नहीं मानते, हमें बेंच पे इतराज है। तो ये सिर्फ और सिर्फ इनको कोई पार्लियामान की तौहीन का नहीं है। मैं तो ये समझता हूँ इस जो लॉ इन्होंने बनाया है, मुबश्शिर साहब, लेट्स टेक इट दिस वे, सियासत को बालातर होके मुझे गौर साहब समझ नहीं आता, माजरत के साथ, आप लोग इतने अच्छे लोग हैं, इतने पढ़े लिखे लोग हैं, हमसे तो ज्यादा आप काबिल लोग हैं, लेकिन जो आप 90 दिन की बातें कर रहे हैं, प्लीज जरा ये मुझे बताइएगा कि 90 दिन की जो मियाद थी वो तो चीफ जस्टिस ने अपने ऑर्डर में सेट डिसाइड कर दी, खुद वो 105 दिन पे निकल गए थे, 125 दिन पे निकल गए, तो वो उनके ऊपर लागू नहीं होता। दूसरा, वो कौन सी साइंस थी कि जिसके तहत, नहीं सर मेरी बात, सवाल खत्म होने दें सर, मेरा सवाल प्लीज खत्म होने दें। वो कौन सा लॉजिक था जिसके तहत उन्होंने पंजाब के सिर्फ इलेक्शन पे जोर दे रहे हैं, केपीके में भी 2 दिन के बाद असेंबली डिसॉल्व हुई थी, वहां पे वो क्यों नहीं करा रहे? वो कौन सा लॉजिक है जो उनका इख्तियार नहीं है कि रजिस्ट्रार को जब हुकूमत ने बुलवाया है और उसकी ट्रांसफर कर रहे थे, क्योंकि वहां पे वो एब्सकॉन्डमेंट पे गए हुए हैं,
तो सुप्रीम कोर्ट ने उसको जबरदस्ती वहां पर रोक दिया। जब आप कार्य सरकार में खुद मुदाखलतें कर रहे हैं और आपकी वजह से पूरे मुल्क का कारोबारी जिंदगी रुका हुआ है, उस वक्त आपको नहीं, आपके पास 34 लाख केसेस पेंडिंग है और आप सुओ मोटो कर रहे हैं गैर जरूरी चीजों का, क्योंकि वो लोअर कोर्ट्स में दो अदालतों में, पेशावर में भी और लाहौर में भी, हाई कोर्ट्स में वो चल रही हैं। लेकिन आप 35 लाख लोग, जिनमें से लोग पता नहीं कितने कितने साल से जेल में है बेगुनाह लोग, उनकी सुनवाई नहीं हो रही। आप इमरान खान की सुनवाई करने के लिए जजेस मौजूद हैं। मुबश्शिर साहब, आपको चैलेंज करता हूं इस बात पे, इस फोरम पे चैलेंज करता हूं कि आपके फैक्ट्स और फिगर गलत है। न 34 लाख केसेस पेंडिंग है, न सुप्रीम कोर्ट में सोमोटो ऐसे लिए जाते हैं। तमाम अदालतों की बात कर रहा हूं सर, सिर्फ सुप्रीम कोर्ट की नहीं कर रहा, एक रिस्पेक्ट के तमाम साथ अदालतों की बात कर रहा हूं। माजरत के साथ आपके सुप्रीम कोर्ट के जजेस भी पूरे नहीं है। मुबश्शिर साहब एक मिनट सुन ले। देखो, जो पंजाब की असम्बली डिसॉल्व हो जाती है, आईन में लिखा है 90 डेज के इलेक्शन हो। अब पंजाब और केपीके की असम्बली है, पंजाब और केपीके दोनों असम्बली के लिए 1 मार्च का ऑर्डर आया था। 4 अप्रैल का जो ऑर्डर आया, तो जिस वक्त ऑर्डर सुप्रीम कोर्ट सुना रहा था, गवर्नर के पीके के वकील जो कामरान मुर्तजा साहब थे, कामरान मुर्तजा साहब ने कहा कि मैं विड्रॉ करता हूं। राइट एट द हार्ट ऑफ अ मोमेंट उन्होंने विड्रॉ कर लिया। सुप्रीम कोर्ट ने उनको इतना लेवरेज जरूर दिखाया कि चलो गवर्नर का अगर वकील नहीं है तो मैं उसके खिलाफ ऑर्डर नहीं करता। तो वो ऑर्डर इनकी कसूर की वजह से रहा। और हमारा भी इतराज है, मेरे ऊपर कभी किसी अदालत ने ये कहा मैं अगर नहीं हूं या मेरा वकील नहीं है, मेरे तो वारंट निकल आते हैं। ये क्या बात है सर? ऐसा नहीं है। देखिए, गवर्नर के वारंट वहां पे 90 दिन नहीं होता, वहां पे 90 दिन नहीं लगेगा। सुओ मोटो जब आपने लिया है तो दोनों के ऊपर लिया है, तो वो दूसरे के ऊपर फैसला क्यों नहीं आ रहा? वो देखे, वो केस सर मेरी एक बात सुने मादत के साथ, हमारे एक मीडिया पर्सन है सर, एक अदब के साथ मैं कह रहा हूं, सुनवाई है, लेकिन पेशावर हाई कोर्ट में 10 तारीख को उसकी सुनवाई है। लेकिन देखो, सुप्रीम कोर्ट ने उनको एक लेवरेज दिखाया कि मेरे सामने इनका एक सीनियर वकील आया है, सीनियर वकील ने कहा कि मैं इनएबिलिटी शो करता हूं, मैं सीनियर वकील के लेवरेज के लिए आइन की पासदारी नहीं होती। क्या करता है सुप्रीम कोर्ट? क्या करता है? अगर वकील नहीं है तो सुप्रीम कोर्ट ऑर्डर करता है। क्यों लिया था फिर? मैं कह रहा हूं कि आप पंजाब और केपी के अलग अलग है, आप लोगों का हुक्म सिर्फ पंजाब के लिए क्यों है? सिर्फ पंजाब के ऊपर तलवारें क्यों है? इमरान खान को मेजॉरिटी दिलवानी है पंजाब में ताकि विपक्ष को उसको मेजॉरिटी मिले। वो केपीके के लिए भी होगा, और ये असम्बली अपना डिसॉल्व करे, इसी के लिए भी यही हुक्म होगा। ये आईन का तकाजा, आईन में ऐसा लिखा हुआ। और आईन का तकाजा तो फिर माजरत के साथ चीफ जस्टिस साहब ने 90 दिन को खुद आगे कर दिया था। उन्होंने किस कानून के तहत 90 दिन से आगे किया था? दूसरी बात, गौर खान साहब, बड़े अदब के साथ मैं पूछ रहा हूँ, गौर खान साहब माजरत के साथ मुझे ये बताइएगा, इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान एक आईनी इदारा है, पाकिस्तान का आईनी इदारा है। सुप्रीम कोर्ट ने तारीख खुद दे दी, सुप्रीम कोर्ट ने शेड्यूल खुद दे दिया, सुप्रीम कोर्ट ने ये कह दिया हम मॉनिटर करेंगे। और बाबा सुप्रीम कोर्ट इलेक्शन करा ले, बंद करे इलेक्शन कमीशन को। हम लोग क्यों टैक्स दे रहे हैं इतना इस हुकूमत को, ऐसे इदारों के मुतालिक जो काम नहीं कर सकते सुप्रीम कोर्ट के अहकामात की वजह से? मुबश्शिर साहब, मैंने आपको कहा कि आपके फिक्स और फिगर गलत है, बियॉन्ड द रेकॉर्ड है। मैं आपको कहता हूं सुप्रीम कोर्ट ने डेट नहीं दी। सुप्रीम कोर्ट ने इलेक्शन कमीशन को कहा कि कंसल्ट करे गवर्नर के साथ। मैं तभी आपको कह रहा हूं 1 मार्च का ऑर्डर पहले उठा ले। सुप्रीम कोर्ट ने कहा गवर्नर से कंसल्ट कर ले, सदर से कंसल्ट कर ले, डेट दे दे। सदर ने, इलेक्शन कमीशन ने लेटर लिखा, सदर ने डेट दी, इलेक्शन अनाउंस हुआ। इलेक्शन 30 अप्रैल को होना था। इलेक्शन कमीशन ने कहा कि इलेक्शन का ऐलान सदर करेगा, सदर की मुशावरत से होगा, फिर खुद ही डेट अनाउंस कर दी। ये सुप्रीम कोर्ट ने किया सर, ये मैंने नहीं किया। मेरे फैक्ट फिगर्स बिल्कुल सही हैं। आपके माजरत के साथ आप मुझे चाहते हैं मैं आपको आज ऑन एयर एक बात कह दूं सुप्रीम कोर्ट के मुतालिक, फिर मैं देखता हूं मुझे कंटेम्प्ट हो जाए, मुझे मंजूर है। मैं सुप्रीम कोर्ट के अपने बड़े बेंच की, लार्जर बेंच की एक रूलिंग मौजूद है कि सुप्रीम कोर्ट पार्लियामेंट को किसी काम से नहीं रोक सकता। सिर्फ 2 काम पार्लियामेंट नहीं कर सकती, 2 कवानीन। एक, किसी की जेंडर नहीं तब्दील कर सकती, और आने वाली पार्लियामेंट को यह हुक्म नहीं दे सकती कि वो किस किस्म की कानून साजी करे। उसके अलावा वो हर कानून साजी करती है। सुप्रीम कोर्ट ने उनको रोक दिया। यहां ये किस कानून के तहत हुआ? 1 मिनट आप मुझे देंगे? जितना वक्त आपने लिया मुझे सिर्फ क्वेश्चन पे, जितना से आधा वक्त मुझे जवाब के लिए दे दें। ये जो आपने जिसका तस्करा किया, शायद आपको बताया गया ईवान का और पार्लियामान का जो बरतानिया में है, ना कि पाकिस्तान में। हमारा ईवान सुप्रीम है,
जो मर्जी वो ला बनाए। अब मैं आपको कोट करता हूं, सिर्फ सुन ले। भुट्टो, जुल्फिकार अली भुट्टो ने आईन में तरमीम कर लिया, चीफ जस्टिस का उम्र कम कर लिया, चीफ जस्टिस गए, क्या किसी ने सोमोटो लिया? कोई स्टे हुआ? मुशर्रफ आईन में तरमीम कर बैठे 17 अमेंडमेंट को, जजेस की उम्र कम कर ली, किसी जज ने सोमोटो लिया, किसी जज ने स्टे दे दिया, क्योंकि ये आईन की तरामीम थी। मिलिट्री कोर्ट्स बने आईन की तरमीम की वजह से, किसी ने स्टे दे दिया, किसी ने कुछ कहा। एनआरओ का केस आ गया, आप अच्छी तरह वाकिफ है, वो बायलॉ था, वो जो जजेस ने जजमेंट दी थी उस पर असर पड़ गया था, इसलिए सुप्रीम कोर्ट ने इंटरवीन किया। इस मर्तबा इस हुकूमत के पास टोटल मेजॉरिटी नहीं है, ये लॉ लेके आए, इनको चाहिए था आईन में तरमीम करके लेके आते। जिस तरह मैं आपसे बिल्कुल अदब से बात करूंगा, मैं तो हर वक्त अदब से बात करूंगा। मैं सर एक बात याद करा दूं आपको, आप जिन मिसालें मुझे दे रहे हैं मादत के साथ, आपने अभी अपनी ओपनिंग में कहा था कि आपने अदलिया की आजादी की जंग लड़ी है। आपने अदलिया की आजादी की नहीं, आपने इफ्तिखार चौधरी की आजादी की जंग लड़ी थी। और इफ्तिखार चौधरी वो जज है जिसने एक दफा नहीं 2 दफा पीसीओ के ऊपर ओथ लिया था। उस वक्त नहीं आप लोग आए थे सामने, जब इन्होंने इतने गलत फैसले किए, अपनी मुराद बार बार बढ़ाते रहे, तब आप सामने नहीं आए। जब इन्होंने उठा के कह दिया कि हमारे जो बेनिफिट्स हैं वो किसी राइट ऑफ इंफॉर्मेशन के तहत अवाम को नहीं पता चल सकते, पार्लियामेंट को नहीं पता चल सकते, उस वक्त तो आप नहीं बोले। जब पाकिस्तान बार काउंसिल, जो पाकिस्तान की सबसे बड़ी काउंसिल है, लेजिटिमेट काउंसिल है, उसने कहा कि यहाँ पे सुप्रीम जुडिशल काउंसिल को रेफरेंस जाना चाहिए था और चीफ जस्टिस ने नहीं किया, तब तो माजरत के साथ सर आप नहीं लो। एक ब्रेक लूंगा, ब्रेक के बाद आपको दोबारा मौका दूंगा इसी बात पे करने के लिए। स्टे विद मी, टेक अ ब्रेक। वेलकम बैक फ्रॉम द ब्रेक। और गौर खान साहब हमारे भाई हैं, उनसे ब्रेक पे जाने से पहले मेरी बहस हो रही थी, लेकिन मैं चाहता हूं कि और लोग भी उस बहस के अंदर अपना अपना हिस्सा डालें। सबसे पहले सजाद मीर साहब, आपने हम दोनों की बात सुनी, आप क्या कहें? आपने बहुत सी बातें कर दी है और आपने जो बातें की हैं मैं सिर्फ यही कह सकता हूं कि मैं उन सबसे एग्री करता हूं। सच्ची बात तो ये है कि हमें सुप्रीम कोर्ट के इख्तियारात पे कोई शक नहीं है, ना कोई एतराज है। फिलहाल हम ये नहीं कहना चाहते कि सुप्रीम कोर्ट को ये करने का इख्तियार है कि नहीं है। हम ये कहते हैं कि सुप्रीम कोर्ट को जिस तरह कंडक्ट किया जा रहा है इन दिनों में, और माजी के 4-6-7 साल में सुप्रीम कोर्ट ने जो रोल अदा किया है, वो इंसाफ के तकाज़ों के मुताबिक नहीं है। मुझे नहीं पता कानून के तकाजे क्या हैं, इंसाफ के तकाजे कम अज़ कम ये नहीं है। और ये बिल्कुल ऐसी बात है कि वही 4-6 जज हैं जो 80 मुकदमा सुनते हैं और एक ही तरह के फैसले देते हैं, और वही बाकी जज जो हैं, क्या वो कोई हैसियत नहीं रखते? क्या वो इनसे सीनियर नहीं है? क्या वो अहम नहीं है? क्या उनकी कोई हैसियत नहीं है? आप उनकी बात सुनते नहीं है। आप उनको क्या, देखिए जज सब बराबर होते हैं। आप सिर्फ चीफ जस्टिस की सुप्रीमेसी, मैं डिक्टेटरशिप नहीं कहता, कायम रखने के लिए आप इस बात पे इसरार करते हैं कि वही बेंच बनाएगा और वही इस बात को तय करेगा कि मुकदमा किसके पास जाना है, किसके पास नहीं जाना है। ये सारी वो ऐसी सूरत हाल है जिसके बारे में वकला हमेशा इतराज़ करते रहे हैं और पुरानी हुकूमत भी इस पर गुफ्तगू करती रही है, और अक्सर ये बात आती रही है कि इस पर फैसला किया जाए। अब कानून पास हो गया, हम सीख रहे हैं, नैब का कानून लेके बैठ गए हैं। नैब के कानून के बारे में पीटीआई के ज़माने में जितने आर्डिनेंस के जरिए तरमीम की जाती रही है, उन 4-5 तरमीमों को इकट्ठा किया जाए, वो पास नहीं हो सके बिल के तौर पर, बाद में उन तरमीमों को इकट्ठा किया जाए तो कौन सी नई बात है जो इस नई तरमीम में नैब वाले में कर दी गई है? इस बल्कि खुद मुस्लिम लीग में और पीपी में बहुत से लोग ऐसे हैं जो कहते थे कि आपको नैब के कानून को और सख्त करना चाहिए। इसलिए सख्त करना चाहिए कि हमने तो भुगत लिया है, अब ये लोग भुगते। पेशावर की वो जो हमारी बस सर्विस है उसका मुकदमा अटका हुआ है, सुप्रीम कोर्ट ने स्टे दिया हुआ है। वो कहते हैं कि जो वो एक कंपनी बनाई थी उस कंपनी का जो सर्टिफिकेट था वो जारी था। अजीब व गरीब सूरत हाल। उसने एक इंटरनेशनल शक्ल इख्तियार करके आपको अब इंटरनेशनल कोर्ट में मुकदमा दर्ज कर दिया है। हमारे साथ मजाक हो रहा है, कौम के साथ मजाक हो रहा है, गरीब अवाम के साथ मजाक हो रहा है। आप अपनी लड़ाइयों में पड़े हुए हो। अगर आप मुबशर उस्मान साहब, आप बहुत से लोगों के बारे में जानते हैं कि उन्होंने क्या क्या मफादत उठाए। मैं ना साथ देता हूँ नवाज शरीफ का, ना मैं साथ देता हूँ जरदारी का, ना इमरान खान का। मेरे लिए इस पर वो चॉइस नहीं है। मैं पूछता हूँ कि आम आदमी को क्या मिलेगा, उसका कसूर क्या है? बड़ों की लड़ाई में, हाथियों की लड़ाई में ये घास रोंदी जाए, ये तो कोई बात नहीं हुई। इस वक्त अदलिया इसलिए जिम्मेदार है
कि उसने एक तरह की डिसेंसी से हटकर एक खास पॉइंट ऑफ व्यू से पिछले 5 या 6 साल में काम किया है। खास तरह के बेंच बनते रहे हैं, उन बेंचों ने खास तरह के फैसले दिए हैं। वो खास तरह के फैसले जो थे मुल्क की सियासत पे असरअंदाज हुए हैं, और इस सियासत पर असरअंदाज होने की वजह से हमारा तमाम सिस्टम जो है वो अपसेट हो गया है। अब वो कहते हैं मानो, तस्लीम करो कि हम हैं सुप्रीम। भाई सुप्रीम जो है, सुप्रीम कोर्ट, मैंने कहा कि तारीख के फैसले, अदालतों के फैसलों के मोहताज नहीं होते। आपको साबित करना पड़ेगा कि आपने जो फैसले करने हैं या किए हैं या कर रहे हैं वो इंसाफ के तकाज़ों के मुताबिक है। ऐसा दिखाई नहीं देता। लोगों को अगर शिकायत है या एतराज़ है, और कभी सुप्रीम कोर्ट पे कहते फलान एतराज़ नहीं किया, फलान एतराज़। देखिए सज्जाद अली शाह का जो फैसला था, वापस आए थे जो आके उन्होंने कराची एयरपोर्ट पे राम को के साथ ही जब वापस आए और कहा कि अब आपकी एक्टिंग ख़त्म हो गई है, यानी कि अब आप जो एक्टिंग चीफ जस्टिस के तौर पर आप लोगों ने जो बयान दिया था वो ख़त्म हो गई। क्या अंजाम निकला उसका? सज्जाद अली शाह वो थे जिन्होंने एक दिन में, चंद सेकंड में एक आनी तरमीम को जो मनसूख कर दिया था, और अगले दिन दूसरी करने वाले थे। तो उसका इलाज क्या हुआ? वो डंडा लेके आ गए। उन्होंने गलत किया, ठीक है, लेकिन सज्जाद अली शाह साहब भी जो कर रहे थे, और उस वक्त मेरे जाती इल्म में है, आपके जाती इल्म में होगा यकीनी तौर पर कि कैसे उनके हमारी इस्टेब्लिशमेंट के साथ, हमारे सदर के साथ और हमारे चीफ जस्टिस के साथ, हमारे लोगों के साथ राब्ते वो करते थे। एक तरह की कोशिश थी। जहांगीर करामत हट के उन्होंने कहा मैं इस खेल में नहीं पढ़ता, सियासत का खेल है, खेल बिगड़ गया। वरना सज्जाद अली शाह ने जो सारी बात की थी वो तो एक तरह का एक प्लान था। उस पर भी लोग उठे, डंडे लेके आ गए। अब आप चाहते हैं कि डंडे लेके आ जाए? वो क्या चाहते हैं आप? जब आप इंसाफ के मुताबिक काम आगे नहीं चलाएंगे तो बिल्कुल निज़ाम तबाह हो जाएगा। इस वक्त बिल्कुल लोग जो ना बिखरे बैठे हैं, और आप अगर ये लेके सड़कों पे मुजाहरे करेंगे, ये करेंगे, हम आएंगे। देखिए अगर बात ऐसी नहीं होगी जो लोगों के दिलों को भाएगी, तो लोग सड़कों पे भी नहीं निकले। मानुल्लाह करनानी साहब, मेरा असल में असूल यानी सवाल बड़ा सिंपल था गौर भाई से, और बेसिकली मैं सवाल को एक और तरीके से उठा कि मेरा एक टीवी प्रोग्राम था, उसकी किसी ने क्लिप्स जो थी वो निकाल दी सोशल मीडिया पे, और वो एडिट होके चला, हालांकि पूरा भी नहीं था, एडिट होके चला कि गलत बात को गलत करके। तो इफ्तिखार चौधरी उस वक्त के जो चीफ जस्टिस थे, उन्होंने मेरे ऊपर और मेयर बुखारी के ऊपर सुओ मोटो लेकर डस करके हमें अदालत में बुला लिया, और पता नहीं कितना अरसा हम लोगों को खार किया, नौकरियों से फारिग हुए, सब कुछ गए, एंड हमें हर किस्म का नुकसान हुआ, और जो हमारे ऊपर तोहमतें लगी वो अलग बात थी। अब चीफ जस्टिस की अपनी सास और अपनी बीवी की ऑडियोज लीक हो गई हैं। अब क्यों नहीं सुओ मोटो होता? अब क्यों नहीं बेंच नंबर 1 जो है खुद सुनता? उस वक्त इफ्तिखार चौधरी अपने बेटे की बातें खुद सुन रहा था उस केस को। अब क्यों नहीं सुना जाता ऐसा केस? हम क्या अलग लोग हैं? हम क्या अछूत हैं? हम क्या नीच लोग हैं? हम क्या हमारा ईमान नहीं है? हम मुसलमान नहीं है? क्या हम शहरी नहीं है इस मुल्क के? आप लोगों को कौन इतना बड़ा कर देता है कि आप गौ माता बन जाते हैं यहाँ पे आके? क्यों आप और मैं, हमारे लिए मुख्तलिफ कानून है यहाँ पे। हम जब गुस्से होते हैं तो फिर हमें बताया जाता है कि हमारी फैक्ट फिगर सही है। एग्जैक्ट फिगर्स आ गए मेरे पास, 2.1 मिलियन केसेस हैं लोअर कोर्ट्स में, सारे लोग जलील हो रहे हैं। कितने लोग 19 साल से केस हो रहे हैं और उनकी कितने साल से पेशी नहीं हुई, वो भी है मेरे पास। 3,37,000 केसेस हाई कोर्ट्स में है जिसमें लोग जलील हो रहे हैं। 52,000 पेंडिंग केसेस है सुप्रीम कोर्ट में, और 2 जजेस की असामी खाली है 1 साल से, क्योंकि चीफ जस्टिस नहीं चाहते उनकी मर्जी के खिलाफ कोई वहां पे जा जाए। ये सच है और ये कड़ा सच है। कब तक डिनाई करेंगे आप लोग इन बातों? सर पहली बात तो सुप्रीम कोर्ट के हवाले से गौर साहब बैठे जरा देख लें, PLD 1996 सुप्रीम कोर्ट 324, उसके अंदर लिखा हुआ है कि कोई भी आसामी जो है वो 35 डेज से ज्यादा आगे नहीं जाएगा सुप्रीम कोर्ट का या किसी भी कोर्ट का आसामी को एक लिमिटेड टाइम से ज्यादा नहीं खाली रखा जाएगा। ये सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट की वायलेशन है, इन आसामी को खाली रखा जा रहा है। एक दूसरी बात ये है कि बात करते हैं अदलिया की आज़ादी की, मुझे बताएं ये जो प्रैक्टिस में प्रोसीजर बना है उसमें अदलिया के बारे में क्या लिखा गया है? कोई अदलिया के इख्तियारात को कम किया गया है? ये मतलब गौर साहब बैठे वकील हैं, मुझे एहतराम है, बड़े अच्छे वकील हैं, प्यारे वकील हैं, मुझे ये पोलाइट वकील है, मुझे ये बताएं कि कहाँ पर अदलिया के बाद जो है अंदर कोई मुदाखले? तो वहाँ तो सिर्फ ये कहा गया है कि वो जो सो मोटो का तरीक़ेकार है उसका तयन जो है 3 जज साहबान करेंगे सीनियर, सिर्फ चीफ जस्टिस अकेला नहीं होगा, 2 और सीनियर जज होंगे। उसमें पार्लियामेंट में से तो किसी को मेंबर नहीं बनाया,
नई बात उन्होंने नहीं की है। और आर्टिकल 191 क्लियर है कि जो काम है आइन और कानून के तहत करेंगे, तो आइन और कानून ने पाबंद कर दिया उनको कि इस तरह का काम करना चाहिए, इस तरीकेकार से। उस तरीकेकार में चीफ जस्टिस को क्या तकलीफ है? और अगर चीफ जस्टिस साहब ने नहीं का अख्तियार चैलेंज है, पार्लियामेंट ने चैलेंज किया है या उसके अंदर कोई एडिशन किया है या उसके अंदर कोई कानून बना है, नो वन बी जज ऑफ हिज ओन काज, ये प्रिंसिपल है। कोई अपने मामले का खुद जज नहीं बन सकता है, तो ये कैसे अपना जज सुन रहा है? फिर दूसरी बात है कि आप उन जजों से केस सुन रहे हैं जिन जजों की अपॉइंटमेंट को क्वेश्चन किया गया है। ये दुनिया का बच्चा कह रहा है। आप जब एक जूनियर मोस्ट क्लर्क भी अगर आ जाता ऊपर, आप उसके ऊपर तो एतराज करते हो कि जूनियर मोस्ट से कैसे सीनियर बन गया। आपने चौथे नंबर से लोगों को उठाया है। बहुत रिस्पेक्टेबल लोग हैं। जस्टिस मुनीर बड़ा अच्छा जज है, आयशा मलिक साहबा बहुत अच्छी खातून है, हमें उन पर एतराज नहीं है शख्सी लिहाज से, मगर ये वक्त नहीं था उनके आने का। उनका वक्त अपने टाइम पे था। उनसे सीनियर 4 जज अभी भी हाई कोर्ट में बैठे हुए, इसी सुप्रीम कोर्ट के जज हुए हैं जस्टिस जाहिद साहब। उनको इफ्तिखार मोहम्मद चौधरी साहब ने सुप्रीम कोर्ट से निकालकर हाई कोर्ट भेजा था, इसलिए कि आपका एलिवेशन दुरुस्त नहीं था। तो क्या इन सुप्रीम कोर्ट के फैसलों को फाड़ दिया जाए? अगर सुप्रीम कोर्ट के फैसले वाकई फैसले हैं तो उनको ऊपर अमल क्यों नहीं हो रहा? क्यों 8 जज वो बिठाए गए जो जूनियर मोस्ट है? अगर उन्होंने सुनना भी है या तो फुल कोर्ट सुने या उन तमाम सीनियर्स को बिठा दे जो फैसला करे। क्या वो जज अछूत है? काजी फायजी साहब अछूत है? जस्टिस तारिक मंसूर साहब अछूत है? जस्टिस मंसूर अली शाह अछूत है? जस्टिस यह अफरीदी अछूत है? जस्टिस अपना अतर मिनल्ला, वही अतर मिनल्ला सब अछूत है? तो ये तमाम जज है, रिस्पेक्टेबल जज है और तमाम मेरिट पे आए हुए हैं। तमाम चीफ जस्टिस हैं अपने अपने रिस्पेक्टिव हाई कोर्ट के। जस्टिस मंदुखेल साहब है, जस्टिस अमीनुद्दीन साहब है। तो आखिर उनका मकाम वो क्यों नहीं बन रहा जो उनके चेलो चांटू का बन रहा है? तो क्या चेलो चांटू के फैसले को हम अदलिया का फैसला समझे? गौर साहब से माजरत के साथ, अदलिया से जस्टिस उमर अता बंदियाल का नाम है। अदलिया में तो फिर इरशाद हसन खान भी था, अदलिया में अनारुल हक भी था जिसने भुट्टो को फांसी दी। आज दुनिया शर्मिंदा है उसके सामने। सारे जजों ने खुद कहा कि हमसे जबरदस्ती फैसला लिया गया। इरशाद हसन खान ने 3 साल के लिए मुशर्रफ को टाइम दिया, आप हुकूमत करें, आइन में भी तरमीम करें। तो इसको अब जज अदलिया कहते हैं। इस जस्टिस उमर अता बंदियाल को हम जज मान ले? ये तो है। अब तो मैं कहूँगा है, मैं कह रहा हूँ आपके प्रोग्राम हम तो नहीं कह सकते ये। देखें, हम सुप्रीम कोर्ट के जजेस से इख्तिलाफ कर सकते हैं, उनकी जजमेंट से इख्तिलाफ कर सकते हैं, लेकिन हम उनके ऊपर अल्फाज नहीं इस्तेमाल कर सकते। ये डिसऑनेस्टी है कि जब आपके ऊपर इतने इल्जामात लगे और आप भी जज बैठे हैं, आपको रिजाइन करना चाहिए। आपको इसलिए कि आप जजों को एहतराम नहीं दे रहे। नहीं, नहीं मानते। मैं ये नहीं कह रहा, मैं ये नहीं कह रहा हूँ सर। मैं आपको भी रिक्वेस्ट करूंगा, नहीं आपको भी रिक्वेस्ट करूंगा कि ना कहें। उसकी वजह ये है हम एतराज करेंगे, हम इख्तलाफ करेंगे, लेकिन हम किसी के ऊपर तोहमतें नहीं लगाएंगे सर। मैं बड़े अदब के साथ ये कह रहा हूं। मैं कह रहा हूँ ये 8 जज जो है, आप नाम ले लें, जैसे मुनीर कौन सा है, 4थे नंबर से है सिंध हाई कोर्ट से। अच्छा सर, मैं इसके ऊपर बाद में बात कर लेते हैं। एक मिनट, सवाल ये पैदा होता है, मैं गौर साहब से सवाल कर लूं, आइए। बड़ा सिंपल, मैं एक ब्रेक लेनी है मुझे, उसके बाद में आता हूँ और गौर साहब से शुरू करते हैं। मेरे मेहमान मेरे साथ ही हैं। स्टे ट्यून्ड, टेक अ ब्रेक। वेलकम बैक। गौर भाई, आपने सुना था, मेरा सवाल बड़ा सिंपल है गौर भाई, कि मेरी लीग के ऊपर तो मुझे इतना रगड़ा पड़ा, मैं नौकरी से भी किया, जलील और ख्वार भी हुए, हम तोहमतें भी लगी, कई साल हम उसको बर्दाश्त करते रहे। अब चीफ जस्टिस की सास की, चीफ जस्टिस की बेगम साहिबा की और साकिब निसार साहब के बेटे की, इन सब की ऑडियोज आई हैं, इनके ऊपर क्यों नहीं सुओ मोटो होता, मेरे ऊपर क्यों हुआ? देखिए मुबशिर साहब, अगर जिसी की भी वीडियो आती हैं, ऑडियो लीक्स आती हैं, ये तो बहुत गलत है। और पीटीआई ने तो बल्कि एक एप्लीकेशन और पिटीशन मेरे ऊपर तो जनाब अपना वो बखार चौधरी ने मजे लिए थे, चस्के लिए थे, 5 मेंबर बेंच बना था। मुबशिर साहब थोड़ा सा बड़ी बातें की थी उन्होंने। वो आप मरे तो नहीं है, जिंदा है, कब्र में तो नहीं है, उनको निकाल लाते हैं सामने उनको। अब मैं उनके ऊपर केस करूं, तोहमत लगाऊं, यही चीफ जस्टिस जो है बंदियाल साहब मेरा केस ही नहीं सुनेगा, रजिस्ट्रार उसमें गलती निकाल देगा। ना जस्ट सर एक मिनट बोलने दे।
सर मुबशर साहब, बात दरअसल ये है कि देखो किसी की भी ऑडियो और वीडियो नहीं आनी चाहिए, इसी सारे ब्लैकमेलिंग करते हैं। लेकिन जहां तक आपने अपना बताया कि जो आपका और मेहर बुखारी का मिशन आया था, वो मुझे अच्छी तरह याद है, वो वकूए भी सारे याद है इफ्तियार चौधरी साहब के बाद। उसके बाद हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट में भी चले, तो आई एम काइंड ऑफ अ पार्टी टू दैट दोस प्रोसीडिंग्स। तो मुझे उसका अच्छी तरह से एक है मेरे जहन में। लेकिन देखें इस वक्त जो आया है, जहां तक चीफ जस्टिस का है, तो कोई चीफ जस्टिस का कोई ऑडियो नहीं आया, न चीफ जस्टिस के मिसेस का है। अगर उसकी मदर लॉ की इन लॉ के साथ कोई है और आपस करते हैं, दिस इज नॉट रियली समथिंग कि उसके बेस पे आप चीफ जस्टिस को कहे, उन्होंने कहा। और उस बातों में गुफ्तगू किस बात पे हुई है? क्या लोगों को बेगम की बेगम के साथ ऑडियो नहीं आई सर? उसमें क्या कहा जा रहा है? देखिए इफ्तियार चौधरी उसमें कहा जा रहा है कि ये मार्शल लॉ भी नहीं लगाते, सास की सॉरी, यानी ये मार्शल लॉ भी नहीं लगाते। मुबशर साहब सिर्फ मैं जवाब दूं, मैं ये कह रहा हूं कि देखिए चीफ जस्टिस की कोई ऑडियो नहीं है, चीफ जस्टिस की मिसेस की कोई ऑडियो नहीं है, चीफ जस्टिस की बेटी की कोई ऑडियो नहीं है, कोई डिस्कशन नहीं हुई इस बात पे। ये हुकूमत ने सारा रोला क्यों बनाया हुआ है? किस बात पे? क्यों नहीं करता? जिस तरह आप तीनों ने डिस्कस कर लिया कि इतने केसेस पेंडिंग है, इतनी सोमोटो ली जा सकती हैं, कैसे होने चाहिए, रिफॉर्म कैसे होने चाहिए। इस हुकूमत का एक इकदाम मुझे बताएं कि ये टुवर्ड्स द रिफॉर्म ऑफ द जुडिशरी हुई है। खनरानी साहब से पूछे वो कौन से रिफॉर्म है जो लॉ कमिशन ने या बार काउंसिल ने किया। अपने रिफॉर्म कोई और करेगा तो उसके ऊपर भी इन्होंने ये 2 रिफॉर्म लेके आए कि जी नेम में अमेंडमेंट करो ताकि 50 करोड़ से कम केसेस जितने भी हो वो ना माने जाएं कि जी ये करप्शन के केसेस, उसको खत्म करो। और फिर उनको ये प्रोटेक्शन दे दें कि ऐसा लॉ लेके आ जाएं ताकि उसमें से नवाज शरीफ को फायदा हो। सिर्फ वो कन्विक्ट हुआ है कि वन टाइम आप लॉ लेके आ रहे हैं कि जो बंदा मादत के साथ के जब स्टील मिल का फैसला किया था तो उससे पाकिस्तान को अभी तक उसके बाद कुछ 600 अरब का बल्कि से ज्यादा का नुकसान हो गया। जब रेकॉर्ड एक का उन्होंने फैसला दिया, $6 बिलियन का फाइन हो गया, उन्होंने अपने बेटे को वहां डीएमडी बनवा दिया। अब कम से कम इतनी तो आप लोग अपनी लाज रखें और अपने कोर्ट की लाज रखें, अपने ओथ की लाज रखें। इफ्तिखार चौधरी को बुलाएं कटहरे में, आप कहें कि तुमने गलत फैसले किए और इस मुल्क को तुमने नाकाबिले तलाफी नुकसान पहुंचाया तुम्हारी जजमेंट्स ने। ये क्या इनके ऊपर नहीं होना चाहिए? ये गौ माता है। मुबशर साहब देखिए, पाकिस्तान की जुडिशरी तारीख हो, पॉलिटिकल हो या अदरवाइज हो, वो कोई नहीं, वो तो इतनी कोई वो नहीं है कि सारे लोग फॉलो करें। सब लोगों को शिकवे शिकायत बहुत ज्यादा है। लेकिन अगर उसको रिफॉर्म करना है, रिकंसिलिएशन को ऐसी कुछ बनना है, लेके आना, रिफॉर्म करना, वो किस तरीके से हमारी बारी जजमेंट कराना। ये कमाल की अप्रोच है गौर साहब कि जुडिशरी की बारी है तो रिकंसाइल करना है, मेरी बारी है तो नहीं जजमेंट आनी है। 2 साल की कैद आ जाएगी, ये आ जाएगा, वो आ जाएगा, खुदा का खौफ करे। बट एनीवे गौर साहब आपका बहुत बहुत शुक्रिया, मीर साहब आपका भी शुक्रिया, मानुल्लाह करनानी साहब आप लोग का बहुत बहुत शुक्रिया। प्रोग्राम का वक्त यहाँ पे खत्म हो रहा है, कल तक के लिए इजाजत दीजिएगा। अल्लाह हाफिज।